आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीबीएसई, जेई मेंस, एडवांस, नीट, हर कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। जो +1 में चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शंस, उसके कॉन्टिन्यूशन में ही है दिस चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस, इनकी कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है। जेई मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी होगा, सीबीएसई में भी होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला इसमें जो हमने टॉपिक कवर करना है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। ये +1 में चैप्टर था, तो उसके डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगा, पर जो बेसिक चीज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दैट इज सिंपली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। यहाँ पर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और दूसरी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, 2Na plus Cl2 गोइंग इनटू 2NeCl। सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। नाउ दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो सोडियम है, it is losing electron and getting converted into Na positive. Sodium is getting converted to Na positive with loss of electron. So this reaction is called the oxidation reaction. And chlorine, it is gaining 2 electrons and getting converted into Cl negative ion. So this is, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो दिस विल बी द रिडक्शन। अब इसको मैं अगर कंबाइन कर देता हूँ, सपोज करो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू बैलेंस। तो 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इनटू 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Cl नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ पर NaCl आपको मिल जाएगा, दैट इज द 2NaCl। सो दिस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इट कंबाइंस द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन आया कैसे है, सपोज करो मैं रिडक्शन लिखता हूँ प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम मैंने RED ले लिया और यहाँ पे ऑक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। तो कब जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होगा। इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दे अकर साइमल्टेनियसली। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। सबसे पहले आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस होता है, या आपका विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन रिड्यूस और विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज या विच लूजेज इलेक्ट्रॉन। जो सब्सटेंस या स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिडक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है या जो स्पीशीज गेन करती है इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है या जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों उल्टे हैं। नॉर्मली क्या लगता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है, नहीं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको OA भी बोल देते हैं, एंड इट इज called the RA. So this is a basic terminology of redox reaction. इसमें ये चीज बार बार आएगी, what is oxidizing agent, what is reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, which gains electrons, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, that is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, that is the reducing agent। उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा दैट विल बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, उसकी रिडक्शन होगी।
तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और दूसरी चीज क्या है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, दे ऑलवेज अकर टुगेदर, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दे अकर साइमल्टेनियसली, कोई नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो गए या कम इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक रिडॉक्स टर्मिनोलॉजी जो कि +1 में की थी। उसकी कुछ और भी डिटेलिंग है, पर वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस था या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी, पर वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम का इतना ही था, ये हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाइसा वर्सा। या तो केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर लो, या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करो। तो ये जो ब्रांच जो इस चीज को डील करती है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, दैट कम्स द गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, और इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं डीनियल सेल। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने हैं। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल, और तीसरा नाम भी इसका क्या है? डेनियल सेल। देखो, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला गया था क्योंकि सबसे पहले हमने यही डिस्कवर किया था। तो जो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, देखो आज की डेट में तो ड्राई सेल भी आ गए हैं, बैटरीज भी आ गई हैं, पर जो बेसिक सेल को डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया था, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। दैट इज वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल या गैल्वेनिक, तीन नाम है इसके। वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, और तीसरा क्या है? दैट इज अ गैल्वेनिक सेल। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगा, पर ये समझो कि जो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो ये तीन होते हैं, गैल्वेनिक, वोल्टेइक और डेनियल सेल। इसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन चलती है स्पॉन्टेनियस, कॉन्टिन्यूस, तो दैट थिंग इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, या वोल्टेइक सेल, या आपका डेनियल सेल। ये साइंटिस्ट थे कुछ, उनके नाम पे रखे गए हैं, लुइगी गैल्वेनी और एलेजेंड्रो वोल्टा, और तीसरे डेनियल थे, उन्हीं के नाम पे इन सेल्स के नाम रखे गए। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है तीनों में, पहले थोड़ा वो क्लियर कर देता हूँ। जो डीनियल सेल डील करता है, अभी जब एक बार आगे कर लेते हैं फिर समझाता हूँ। इसमें बस एक बेसिक डिफरेंस है, जो डीनियल सेल डील करता है वो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड में डील करता है, जो डीनियल सेल है। वेयर एज जो गैल्वेनिक है और वोल्टेइक सेल है, उसमें आप कोई भी मेटल ले सकते हो, एनी मेटल। ये डिफरेंस है। यहाँ पर आप जो मेटल्स लेंगे वो जिंक और कॉपर लेंगे डेनियल में, गैल्वेनिक वोल्टेइक में एनी मेटल ले सकते हो। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम डेनियल सेल की बात करते हैं, जो बेसिक सेल था। ठीक है, इट वाज द बेसिक सेल, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें क्या करते थे, इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर देन आई विल कम बैक टू द वोल्टेइक सेल या आपका गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले डेनियल सेल की बात करेंगे। तो डेनियल सेल में सबसे पहले क्या किया गया था, यहाँ पर हमने दो बीकर्स लिए थे। दिस इज वन बीकर, दिस इज सेकंड बीकर। यहाँ पर एक में हमने लिया ZnSO4 सॉल्यूशन, दिस इज द ZnSO4 सॉल्यूशन 1 मोलर, और दूसरे बीकर में लिया हमने CuSO4 सॉल्यूशन, दैट इज 1 मोलर। ओके, यहाँ पर जिंक रॉड को डिप कर दिया, ZnSO4 में जिंक रॉड को डिप कर दिया, और जो कॉपर रॉड को डिप कर दिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, और इसको हमने एक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया और बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, अगर कोई यहाँ पर वोल्टेज आएगी, कोई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पर उसको वो सेंस कर लेगा वोल्टेज को। और बीच में हमने एक यू टाइप वो डाल दी हमने, ग्लास ट्यूब। ओके, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इसका काम क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, पर हमने इस तरीके का यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब ली,
उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, KCl को फिल कर दिया, और यहाँ पर हमने एंड में ग्लास फुल लगाई है ताकि ये जो आपका ये वाटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ऊपर ना चला जाए। यहाँ पे इसको प्लग किया गया बाय ग्लास फुल। ओके, तो ये एक बेसिक सेटअप है, दिस इज ए बेसिक सेटअप के देयर इज वन बीकर जिसमें हमने जिंक रॉड रखी है, ZnSO4 सोल्यूशन लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर कॉपर रोड को डिप किया है, कॉपर सल्फेट लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम बोलते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड द एनोडिक कंपार्टमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब इनके ये नाम क्यों रखे गए हैं उसको भी समझो। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो जिंक रॉड होती है वो एनोड का काम करती है, और जो कॉपर रोड होती है वो कैथोड का काम करती है। तो यानी इसको एनोडिक कंपार्टमेंट दे दिया, इसको कैथोडिक कंपार्टमेंट दे दिया। अब ऐसा क्यों है कि इसको एनोड का नाम दिया है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा गया है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव भी क्यों आ रहे हैं तो उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो है जो एनोड होता है उसको, उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। पहली बात तो इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो ये रॉड्स आपको दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जिस पे रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव भी क्यों आते हैं वो समझाता हूँ, ये अगले डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जिंक को और कॉपर को। नाउ जो जिंक होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अगर जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर देन इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू कॉपर। तो होगा क्या, जो जिंक यहाँ पर, अब ये जिंक रॉड है, जिंक रॉड जो होती है जिंक एटम्स की बनी होती है, जिंक एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जिंक क्या करता है, जो जिंक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है जिंक सॉलिड, इट कन्वर्टेड इनटू द Zn2 पॉजिटिव प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो जिंक है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और Zn2 पॉजिटिव क्या होगा, वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पर, और Zn2 पॉजिटिव क्या है वो आपका सोल्यूशन के अंदर चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। जिंक सॉलिड इज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। जो Zn2 पॉजिटिव है सोल्यूशन के अंदर चला गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर सरफेस पे आपके आ गए, जिंक की सरफेस पे आ गए। नाउ आगे क्या होगा, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये वायर है, जो आपको ये वायर नजर आ रही है, इस वायर के थ्रू ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, इस कॉपर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आपके आ गए। नाउ हमने यहाँ पर CuSO4 सोल्यूशन लिया है जिसमें कि Cu2 पॉजिटिव है। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव है यहाँ से, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के पास में जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, जो Cu2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Cu सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब यानी कि ओवरऑल रिएक्शन हो क्या रही है, जो Zn यहाँ पर है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ से Zn हटना स्टार्ट हो गया, थिनर होना स्टार्ट हो गया। वेयर एज जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रेवल करके इस कॉपर के पास आ गए, और Cu2 पॉजिटिव क्या है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ से मेटल आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे मेटल आपकी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू प्रीवियस डिस्कशन, जब यहाँ पर जिंक
2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जो जिंक है इट इज हैज द नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू द सोल्यूशन। ओके, तो जिंक पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, फिर या नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करके यहाँ पर आया कॉपर के पास में, तो जो Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से वो क्या हुआ, इट इज गोइंग टू द हेयर, ठीक है, ये यहाँ पर गया, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का टैप करके Cu सॉलिड में चला गया। अब यहाँ पर COSO4 नेगेटिव जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, तो कॉपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इट इज गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मोमेंटरली, तो ये नेगेटिव हो गया विद कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ से आपका जो SO4 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिवली आपका चार्ज आ गया विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, यानी कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ओके, इसलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? एंड ये जो चार्जेस हैं दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जिंक इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एंड कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इतनी डिस्कशन समझ में आती है? दिस इज ओके? यस। ओके, अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, और यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस फिगर में ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई हुआ। आपको ये पता है कि जब भी एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में कभी कोई ना कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो वो होगी, क्या कहते हैं, नीडल है, उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ओके, सो दैट डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स कि यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है या एग्जिस्ट करता है। ओके, अब वो मेजर किया जाए तो कितना होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1.1 वोल्ट। ओके, अब ये कैसे आएगा ये भी बाद में समझाता हूँ, पर इट इज 1.1 वोल्ट प्रैक्टिकली अगर इसको मेजर किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द डेनियल सेल, कि यहाँ पर जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कॉपर के पास आ गए, Cu2 पॉजिटिव एक्वस ने वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या, 1.1 वोल्ट, और ये रिएक्शन आपस में चलती जाएगी। बट यहाँ पर अभी एक दो चीजें और भी हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही है, ये ब्रिज, इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, इसका क्या काम है, यहाँ पर मैंने KCl क्यों रखा हुआ है, उसका क्या पर्पज है, उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे पहले रिएक्शंस को देख लेते हैं। Zn सॉलिड गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज Cu सॉलिड, ये हो रहा है आपका Cu सॉलिड में कन्वर्ट। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अगर मैं दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देता हूँ तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। और यहाँ पर Na2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। इतनी बात समझ में आती है? नाउ अब यहाँ पर एक चीज आती है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया था इसका क्या काम है? पहली बात तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है इसको देखते हैं। एक सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये यू शेप ट्यूब है विच कंप्लीट द सर्किट बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ आयंस। और इसके अंदर क्या होता है, फिल्ड क्या होता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है, लाइक KCl, KNO3, HN, NH4Cl इन अगर अगर एंड जिलेटिन। अगर अगर एक टाइप का आपका एक सोल्यूशन होता है, या जिलेटिन आपने देखा होगा, एक मासी सा जो होता है, थोड़ा फ्लफी सा या पेस्ट टाइप की चीज होती है जिलेटिन। आप ये कह सकते हो कि जैसे वो होता है ये जो पेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट है, दिस इज सम काइंड ऑफ जेलेटिन।
तो इस किस्म की सेमी सॉलिड पेस्ट होती है सम इलेक्ट्रोलाइट की KCl की या KNO3 की, जो कि यहाँ पर प्लेस होती है। तो दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। अब और एंड में क्या क्या होता है, ग्लास वूल से प्लग किया होता है ताकि यहाँ पर वाटर आपका मिक्स ना हो, वाटर इस ऊपर जो है एंटर ना करे। अब इसका पर्पस क्या है, इसके दो पर्पस हैं। सबसे पहला तो है जो सॉल्ट ब्रिज है, इट प्रिवेंट्स द अक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस, एज अ रिजल्ट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम में आपको समझाता हूँ। देखो, जब यहाँ पर जिंक था, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर सोल्यूशन में आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और दूसरा, जब यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो SO4 नेगेटिव आपका बढ़ रहा है। देखो, सपोज करो ये रिएक्शन चलती गई चलती गई चलती गई, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है सपोज कर लो, और ये रिएक्शन चलती जा रही है। इनिशियली तो कोई इशू नहीं आएगा, पर बाद में एक इशू आएगा। वो इशू क्या होगा, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। जब फर्दर जो Zn सॉलिड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लिबरेट करेगा, और Zn2 पॉजिटिव ने इसको सराउंड किया हुआ है, तो Zn2 पॉजिटिव फटाफट ये 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, इनिशियली अगर इनकी कंसंट्रेशन लेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव ने इस सोल्यूशन को सराउंड कर लिया, इसके आसपास Zn2 पॉजिटिव ही है, तो जैसे ही कोई न्यूट्रल एटम जो है जिंक सॉलिड का, इट विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही Zn2 पॉजिटिव यहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो ऑलरेडी Zn2 पॉजिटिव है, उसको धक्का मारेंगे। दूसरी चीज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लिबरेट किए हैं, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये रिएक्शन है Zn सॉलिड गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी अगर आसपास Zn2 पॉजिटिव आ गए, ये रिएक्शन को होने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं अक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। अक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इस रिएक्शन को होने नहीं देंगे। दूसरी चीज, जब यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जो है जा रहा है, तो यहाँ मतलब इट इज गेटिंग इनटू Cu सॉलिड, तो यहाँ पर SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। इन्होंने सराउंड कर लिया इसको, SO4 नेगेटिव ने। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर कमिंग टू दिस कॉपर, इस इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं, तो पहले से ही SO4 नेगेटिव ने इसको सराउंड करके रखा हुआ है। तो SO4 नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, इसको इस इलेक्ट्रोड पे आने ही नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो Cu2 पॉजिटिव जो सोल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में नहीं होगा। तो इवेंचुअली होगा क्या, ना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो पाएंगे, अगर थोड़े बहुत हो भी गए तो SO4 नेगेटिव ने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन होने नहीं देनी। तो यानी कि रिएक्शन अल्टीमेटली क्या होगी, स्टॉप। अक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द स्टॉपेज ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली चीज तो ये होगी। सेकंड थिंग क्या है, अब इस चीज को प्रिवेंट कैसे करना है। अब इस चीज को हम यहाँ पर KCl सोल्यूशन को रख देते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइट रख दिया KCl। अब जो KCl है, जैसे यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव ज्यादा आ गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, तो Cl नेगेटिव क्या करता है, वो फ्लो कर जाता है। Cl नेगेटिव जो है यहाँ पर फ्लो कर गया, जो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, उसने उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, SO4 नेगेटिव ज्यादा था, तो K पॉजिटिव यहाँ पर मूव कर गया। जब K पॉजिटिव यहाँ पर मूव कर गया, तो वो उसने SO4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देना है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट कर क्या रहा है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया वहां पे इसने नेगेटिव चार्ज को सप्लाई कर दिया, और जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया वहां पे इसने पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई कर लिया। यानी कि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया। जो अकुमुलेशन ऑफ चार्जेस आए थे, चार्जेस इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए थे, तो इसने आयंस को प्रोवाइड करके अकुमुलेशन ऑफ चार्जेस को इसने प्रिवेंट कर दिया। तो
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इसने मेंटेन किया। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो पहला तो चीज होगी कि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, जो सेकंड इसका पर्पस होता है दैट इज टू कंप्लीट द सर्किट। अब ये सर्किट कंप्लीशन क्या है इसको भी समझो। देखो, कोई भी चीज जब करंट ने फ्लो करना है कॉन्टिन्यूसली, तो उसके लिए आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है इसको समझाता हूं। जैसे सपोज करो, जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करता है, तो उसको ये एडवाइस करते हैं कि रबर की या प्लास्टिक की चप्पलें डाल के करे, नंगे पैर उसको रिपेयर ना करे। अब उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या होता है? लॉजिकल रीजन ये होता है कि अगर यहाँ पर सपोज करो कोई स्विच लगा हुआ है और कोई इलेक्ट्रीशियन ने उसको हाथ लगा लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करेगा। ठीक है, उसकी बॉडी से फ्लो करके, अगर वो नंगे पैर है तो यहाँ पे अर्थ है ना। अर्थ क्या है? ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, इसके मतलब जितना मर्जी करंट जा सकता है। तो अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक करंट लगा तो करंट उसकी बॉडी से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर न्यूरॉन है, और वो करंट जो है वो फ्लो करता करता अर्थ में जाता जाएगा। और वो पर्सन कभी भी अपने आप को रिमूव नहीं कर पाएगा इस स्विच से, क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रहा है। बट सपोज करो उसने यहाँ पर रबर की चप्पलें डाली गई हैं, तो यहाँ पर उसको उसकी बॉडी में करंट तो फ्लो किया, हैंड से लेके फुट तक गया, पर उसके आगे नहीं गया क्योंकि वहां पे आगे इंसुलेटर आ गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट उसका ब्रेक हो गया। करंट फ्लो किया बॉडी के अंदर, पर मोमेंटरली किया। उसके बाद उसका सर्किट ब्रोक हो गया, तो सर्किट फ्लो ही नहीं कर पाया, मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर पाया, तो मोमेंटरली उसको झटका लगा और वो हट गया। बट अगर चप्पलें नहीं डाली होती तो कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करता। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपकी इलेक्शन तभी फ्लो चलेगी जब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होगा। अब करंट का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस कॉन्टिन्यूस होंगे। अब सपोज करो टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले, ठीक है, और ये यहाँ पर मूव करते करते इसके थ्रू एंड पॉइंट पे आ गए, और Cu2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर गया, अट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक का तो चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो का मतलब करंट फ्लो होना। बट आगे वाला सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? अब उसके लिए क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प लेते हैं। अभी आपको बताया था कि जो Cl नेगेटिव है, सॉरी के पॉजिटिव जो है, और Cl नेगेटिव यहाँ पे मूव करेगा और के पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि इस पॉइंट पे कोई Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Zn सॉलिड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर आया। ओके, उस Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्लोरीन एटम है वो यहाँ पर आ गया। ओके, और यहाँ पर SO4 नेगेटिव जो है प्रेजेंट है। ओके, SO4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई के पॉजिटिव यहाँ पर फ्लो किया, यानी कि जो करंट फ्लो है, यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स चले, यहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स आगे, जैसे ही कॉपर पॉजिटिव यहाँ पर मूव किया, तो SO4 नेगेटिव उसकी विसिनिटी में था, वहां पर के पॉजिटिव मूव कर गया। तो यानी कि इस तरीके से, और यहाँ से Cl नेगेटिव जो है, ओके, वो इस Zn2 पॉजिटिव के पास आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से इसने यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला करंट है, वो तो कौन फ्लो करा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। बट जो इतना है यहाँ से लेके ये वाली जो चीज है, दिस वन, ये किसके थ्रू हो रही है? ये आयंस के थ्रू हो रही है। दिस इज थ्रू द आयंस। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हो गया? इट इज कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होना था, रिएक्शन स्टार्ट होना था बट कॉन्टिन्यूस चलना नहीं था। तो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है, जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है उसको हमने कंप्लीट करना है। सो दिस इज द सेकंड पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। इतना समझ में आता है?
हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ इसके आगे देखते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये हम कोई भी यूज नहीं कर सकते कि कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट उठाया और उसको यूज कर लिया। उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले है द मोबिलिटी ऑफ द अनायन एंड द कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड ऑलमोस्ट सेम। अब उसका रीजन क्या है वो भी समझो। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे बीच में के पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव 1 सेकंड में जितना यहाँ पर मूव कर गया Zn सॉलिड के पास में, उतना ही आपका K पॉजिटिव मूव करना चाहिए SO4 नेगेटिव में, ताकि कोई टाइम लैग ना हो। सपोज कर लो ये फटाफट मूव कर गया और वो मूव नहीं किया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर टाइम लैग रहा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इनकी आयनिक मोबिलिटी जो है, यानी इनकी वेलोसिटी पर सेकंड, ठीक है, जो इनकी स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड सेम नहीं है तो डिस्टेंस कवर करने में डिफरेंस आ जाएगा और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आयन शुड बी सेम। सेकंड थिंग, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कोई यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना यूज कर लें कि सपोज कर लो मैंने यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव यूज कर लिया। अगर मैंने यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव यूज कर लिया तो वो SO4 के साथ मिलके क्या करेगा, Ba2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव के साथ मिलके BeSO4 के प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर उसने BeSO4 के प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर दिए तो वो क्या करेगा, वो इस कैथोड पे या वॉल्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अपनी एक अलग से ही एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो कहीं कॉपर से रिएक्ट ना कर जाए। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना मैं यूज कर लूं जो उसका आयन कॉपर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे या उसका जिंक से रिएक्ट ना कर। सपोज करो मैं Na पॉजिटिव ले लूं या कोई दूसरा ले लूं जो जिंक से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी चीज भी लेनी नहीं है मुझे। द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद द स्पीशीज ऑफ सेल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो आपका स्पीशीज किसी से रिएक्ट ना करे। जनरली सॉल्ट्स लाइक KCl, KNO3, NH4, NO3 आर यूज्ड। ठीक है, ये जेलेटिन या जेली, अगर जेली में हम मिक्स करके करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना यूज करें जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दे या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर एक और चीज है जिसको समझो। ये को यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, बट जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, वो होगा कैथोड टू एनोड। अब ये बात आपको किसी ने फिजिक्स में बताई है कि जो करंट होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन वो नहीं होती जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट की डायरेक्शन हम वो लेते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, वेयर एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है, मतलब ये मेरी तरफ से नहीं है, ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो रहा है बट जो करंट का फ्लो होगा वो अपोजिट होगा। दिस इज बाय कन्वेंशन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट साइड होता है। इतनी डिस्कशन समझ में आती है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। देन कम द सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल को जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करना है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है,
जैसे सपोज करो दिस इज अ सेल, यहाँ पर दिस इज एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट, दिस इज द कैथोडिक कंपार्टमेंट, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो इसको सीधा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हमने एनोड हाफ सेल लिखना है। अब ये हाफ सेल क्यों लिखा गया है, क्योंकि हाफ फ्रैक्शन यहाँ पर होती है, ओके, और दिस इज कॉल्ड द कैथोड हाफ सेल, ओके, और बीच में क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो एनोड सेल, सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड हाफ सेल। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर Zn सॉलिड क्या है, Zn2 पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, तो Zn सॉलिड एक लाइन लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज अ फेस बाउंड्री, सॉलिड से आपका एक्वस में चला गया, ओके। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, जो Cu2 पॉजिटिव एक्वस है वो आपका यहाँ पर जाके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस इज गोइंग कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, ओके। अगेन दिस इज फेस बाउंड्री, और इनके बीच में जो ये दो आपने लाइनें लगाई हैं दैट इज द सॉल्ट ब्रिज, ओके। तो दिस इज द मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, Zn सॉलिड गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन इज Cu सॉलिड प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गोइंग इनटू Cu सॉलिड। तो और दूसरी चीज है, यहाँ पर हम कंसर्टेशन में लिखते हैं कि दिस इज 1 मोलर, दिस इज 1 मोलर, यहाँ पर लिखा नहीं है पर लिख सकते हैं। अब इसका एक और सिंप्लीफाइड तरीका क्या है, जैसे सपोज करो, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके करते हैं, तो जिंक एनोड जो कि आपका नेगेटिव पोल है, या आप कह सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, 1m इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने Zn2 पॉजिटिव ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। फिर जो मैंने CSO4 लिया हुआ है सोल्यूशन, वो कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज आल्सो 1 मोलर। अब Cu2 पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, दिस इज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, बट जो करंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द कैथोड टू एनोड, उल्टा। अब यहाँ पे काफी चीजें आती हैं कि यार एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। तो उसके लिए एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, नेगेटिवली चार्ज कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, काफी कुछ होता है इसमें। तो उसको आप एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक सॉल्ट जो भी एक आपका सेल होगा उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक राइट हैंड साइड पे होगा। जैसे सपोज करो ये चीज है, तो ऑब्वियसली है दिस इज द लाइट LHS, दिस इज द RHS, इतना तो आपको पता ही है कि ये चीज होगी होगी। नाउ ऑब्वियसली दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ओके। अब आगे देख लेते हैं, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, बीच में ब्रिज आएगा, ब्रिज ब्रिज हमेशा बीच में ही आता है, साइड में तो होगा नहीं कभी भी। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। अब ए पहले आता है या सी पहले आता है, ए पहले आता है सी से, तो एनोड यहाँ पे लिखा, कैथोड यहाँ पे लिखा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, एनोड, और राइट हैंड साइड वाला कैथोड। फिर एक चीज होती है ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है रिडक्शन। अब आपको ABCD आनी चाहिए इसके लिए, अगर नहीं आती तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो O पहले आता है R से, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखेंगे, रिडक्शन यहाँ पे। सिमिलरली एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब N आप P से पहले आता है, तो नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपको ABCD नहीं आती तो यहाँ पे मतलब वैसा वर्षा हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पे लिख दोगे, ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिख दोगे, तो ये मत करना। अदरवाइज इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर भूल जाते हो कभी तो ऐसा आपने एक बनाना है। अब ये तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, क्योंकि डायग्राम से ही है। फिर एनोड कैथोड है, तो ये एनोड, ये कैथोड, क्योंकि ए सी से पहले आता है। फिर अगेन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव। हाँ बोलिए, हेलो। सर ये याद करना देखो याद एज सच नहीं है, जैसे सपोज करो आपको
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, क्या है? अगर आपको ये पता है कि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर सपोज करो, एक ट्रिक है कि आपने ये बताना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, या तो आप याद कर लो, आपको मुझे तो याद ही है, फिर तो ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। पर खुदा ना खास्ता आप कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका क्या है? तो वो ये चीज है कि एक तो अगर आप सेल को बनाते हो तो ऑब्वियसली है बीच में सॉल्ट ब्रिज होएगा, यहाँ पर एनोड होगा। अगर एनोड भी भूल जाते हो तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये तो डायग्राम में क्लियर है कि दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, ठीक है। अब एनोड होता है, कैथोड होता है, आप ये मान के चलो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो एनोड यहाँ पे लिखोगे, कैथोड यहाँ पे, क्योंकि ए सी से पहले आता है। तो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओ पहले आएगा आर से, तो ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन एन पी से पहले आता है, तो दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का। अगर भूल जाते हो तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, ओके। अदरवाइज ये इतनी बार आपको अगेन एंड अगेन आएगा कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, तो ये शायद ट्रिक याद करने की जरूरत भी ना पड़े। पर अगर भूल जाते हो तो ये ट्रिक याद रखनी है, बेसिक है, ओके। ये ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है जो कॉन्सेप्चुअल है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। अभी तो मैंने आपको एक सिंपली एक चीज बताई थी कि जहां पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अकुमुलेशन है। सपोज कर लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और बीच में मैं एक वायर लगा देता हूँ। ये दोनों प्लेट्स हैं, दीज आर प्लेट्स, जो पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। और मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो जरूर करेगा, क्योंकि इफ देयर इज अक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस तो वहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। ये बेसिक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूर किया होगा कि जहां पर भी आपके अपोजिट चार्जेस अक्युमुलेट होते हैं तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही होता है। बट यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, तो उसको देखते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ए पोटेंशियल डिफरेंस developed at the metal solution interface is called electropotential. Now this definition is very very important. ये पोटेंशियल डिफरेंस कोई आम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये स्पेसिफाइड है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस, जहां पे मेटल सॉल्यूशन का इंटरफेस है वहां पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम देखते हैं। अब डायग्राम में क्या है, एक मेटल रॉड ली हुई है एम, ठीक है, और उसका सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सपोज कर लो जो मेटल है उसकी वैलेंसी एम एन पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि एम एन पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर डिसॉल्व किया हुआ है। जैसे सपोज कर लो जेड एन है और उसको मैंने जेड एन एस फोर सोल्यूशन में डिप कर दिया, यानी कि यहाँ पर जेड एन टू पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर मैंने मेटल को एम एन टू पॉजिटिव में एम एन एन पॉजिटिव में डिप किया तो दो पॉसिबिलिटी है। वो दो पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो मेटल है वो बहुत ही रिएक्टिव है, तो मेटल क्या करेगी, वो एम एन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी विद लिबरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, और वो एम एन पॉजिटिव जाएंगे सोल्यूशन में। जो ये पहला केस है, जो एम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर रहा है और एम एन पॉजिटिव जो है ये सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या होगा,
जो Mn पॉजिटिव एक्वस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। अब किस केस में क्या होगा वो बाद में देखते हैं, पर Mn पॉजिटिव यहाँ पर गए और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो गए। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, या मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, या मेटल की रिडक्शन होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज। अब दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब वो कैसे क्रिएट होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं जिंक का केस लेता हूं। मैंने जिंक रॉड को डिप कर दिया ZnSO4 सॉल्यूशन में, यानी कि यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव एक्वस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अब मैंने क्या, जो जिंक होती है ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मेटल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली ये डोनेट करती है। तो जिंक का क्या हुआ, जो जिंक रॉड में Zn2 पॉजिटिव जो है इसने लिबरेट किए, Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में जाने स्टार्ट हो गए। जिस Zn जिंक सॉलिड जो है टू पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन के अंदर जा रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल पे एग्जिस्ट कर रही है, किसी मेटल पे एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि होना क्या स्टार्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव आयंस दे आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस मेटेलिक रॉड। अब देखो, जब Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस मेटल के आसपास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मेटल के ऊपर अकुमुलेट हो रहे हैं। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे हो गया, ऑन द मेटल। जो मेटल है, मेटल की सरफेस है, ये नेगेटिवली चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग, मैंने कॉपर को पुट किया Cu2 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन में। ओके, अब हुआ क्या, जो Cu2 पॉजिटिव है, ओके, ये आपका यहाँ पर गया, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव Cu पे गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है, ये आपका Cu सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके मेटल पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, दिस विल गेट डिपॉजिट ऑन द मेटल। ठीक है, तो जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा, पर यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर था। अब यहाँ पे एक चीज ये मान सकते हो, अगर SO4 नेगेटिव ले रहा हूँ तो SO4 नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर है, जबकि पॉजिटिव चार्ज आपका कॉपर के ऊपर आ गया। क्योंकि जब Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल में थे उसने एक्सेप्ट किए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि किसी उसने मेटल से लिया होगा, जो ऑलरेडी कॉपर एटम होंगे उनके 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और कॉपर के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इन दो तरीकों से क्या हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप होगा, ये आपकी मेटल और सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है, ये दिस इज द इंटरफेस, या इस इंटरफेस पे क्या होगा आपका क्रिएट होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। A potential difference developed at the metal solution interface that is called the electrode potential। यानी कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये एक मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है, मीनिंगलेस इसलिए है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक कोई बल्ब लगा के बल्ब नहीं जला सकता, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरफेस पे है। तो इसके लिए मुझे इसको अगर यूटिलाइज करना है कि दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूं, उसको मैं जो यूटिलाइज कर सकता हूं
वो मैं सेल बना के कर सकता हूँ, पर उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो दो टाइप का होगा, या तो होगा रिडक्शन या दूसरा होगा ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अगर मेटल जो है, मेटल आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ई रिडक्शन, ई के फुट में आरईडी लिखा होगा। अगर जो मेटल है वो लॉस कर रहा है, जैसे ये ए है, इट इज गेटिंग A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इनका जो पोटेंशियल होगा वो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, क्योंकि दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ई ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन, क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या होंगे आपके, रिवर्स होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? अगर किसी रिडक्शन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि इसके पास में जो मेटल आयन जो इसका A2 पॉजिटिव है या कोई भी है A3 पॉजिटिव समथिंग है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाने का मतलब क्या है? दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ज्यादा है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। नाउ उसके बाद में आते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह सकते हैं। पहले इतनी डिस्कशन समझ में आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। देन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह सकते हैं इसको। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इज टेकन एज अ 1 मोल पर लीटर। अगर गैसेस की बात कर रहा हूँ तो पार्शियल प्रेशर में एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर 298 केल्विन ले रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कंसंट्रेशन इज 1 मोलर फॉर गैसेस, पार्शियल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो उस टाइम पे जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड होगा that will be the standard reduction potential. If nothing is mentioned the type of the electrode potential, then it is assumed to be the standard reduction electrode potential. देखो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ पोटेंशियल है। एक तो हमारे पास होता है E नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हमारे पास होता है E नॉट रिडक्शन। हमारा जो मेजर फोकस होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। मोस्टली हम रिडक्शन पोटेंशियल में डील करते हैं, ऑक्सीडेशन में नहीं करते। हालांकि दोनों ही मैंने आपको करवाया, पर मेजॉरिटी हम ई नॉट रिडक्शन पे डील करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन का क्या होगा कि कंसंट्रेशन में 1 मोलर ले रहा हूँ और गैसेस के लिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन। उस कंडीशन पे जो भी इलेक्ट्रोड का मैं पोटेंशियल लूंगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है अगर मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए इसको मेजर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, सपोज कर लो उसने आपको दिया हुआ है ई नॉट 0.23 वोल्ट, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। कुछ भी मेंशन नहीं है, ना रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। अब जैसे सपोज करो 2-3 एग्जांपल देखते हैं। जैसे A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू A, यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 2.5 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है। ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसका अपोजिट। अगर 2.4 वोल्ट ई नॉट रिडक्शन है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 2.4। B2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू B माइनस 1.0, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसका अपोजिट 1.0 वोल्ट। C2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू C दैट इज 1.5 वोल्ट, और ई नॉट ऑक्सीडेशन इसका अपोजिट हो गया माइनस 1.5 वोल्ट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाईएस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस, किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा रिड्यूस करने की होगी? अब रिड्यूस कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कौन देगा?
इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कौन देगा? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली वो देगा जिसकी हाईएस्ट आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, दिस इज द A2 पॉजिटिव हैज हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू। ये गलत लिखा हुआ है, ये हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड होगा। हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टू रिड्यूस मीन टू गेट रिड्यूस्ड। तो ये A2 पॉजिटिव हैज द हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस क्या है? A2 पॉजिटिव की जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा होगी, सेकंड नंबर आएगा C2 पॉजिटिव का, B2 पॉजिटिव का सबसे कम। रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? दिस इज +2.5, सबसे इजीली तो ये होगा, उसके बाद में ये रिएक्शन होगी, और सबसे कम क्या होगा? दिस वन -1.0। तो B2 पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके B में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि +2.5 है, +1.5 है, और ये सबसे पुअर तरीके से। तो स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा, देन C2 पॉजिटिव, देन B2 पॉजिटिव। अब ये देखो उल्टा काम है, जिसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इजीली है वो अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही क्या है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इजीली रिड्यूस भी होगा। तो ये आपकी दोनों सेम चीजें हैं। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, वो किसका है? बी का। बी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि 1.0 है, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज सबसे ज्यादा बी की, फिर सेकंड नंबर पे सी की। सी के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है क्योंकि -1.5 वोल्ट है, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ए अगर A2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो -2.5 वोल्ट है। तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज किसकी सबसे कम? ए की। स्ट्रेंथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, किसके लिए इलेक्ट्रॉन देना सबसे मुश्किल है? ए के लिए। -2.45 वोल्ट है, देना बहुत मुश्किल है, तो ए सबसे एंड में आएगा। बी के लिए सबसे इजी है, +1.0, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, ये पूरी डिस्कशन समझ में आई? दिस वन, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. नाउ फिर आता है व्हाट इज सेल्फ पोटेंशियल या ईएमएफ। अब यहां पर जो सेल्फ पोटेंशियल किसी भी उसका निकालते हैं हम सेल का, तो वो क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज द सेल्फ पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। अभी पीछे हमने क्या किया था? हमने दो सेल लिए थे, जैसे सपोज करो ये मैंने आपको बताया था, ये जिंक वाला था जो नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाला था, एंड दिस इज कॉपर जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाला था। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा देयर विल बी सेल पोटेंशियल। अगर इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो मेरा डेरियन सेल बन गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो जिंक वाले का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जहां पे रिडक्शन हो रहा है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी माय सेल पोटेंशियल। अब मैं वापस आता हूं इस पे। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स इज नोन एज द सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। अब ये क्या होगा? ई सेल क्या कह सकते हैं? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, रिडक्शन कहाँ पे? पहले रिडक्शन को ले लेते हैं। जो रिडक्शन होती है वो कैथोड पे होती है, ई रिडक्शन जो कि कैथोड पे हो रही है, प्लस ई ऑक्सीडेशन जो एनोड पे होती है। ये बात तो समझ में आती है? ये यहाँ पर इसने लिखा है ई रिडक्शन जो कैथोड पे होती है और ई ऑक्सीडेशन जो एनोड, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या हो गया मेरा? ई सेल। दूसरा तरीका क्या है जो कि बुक्स में ज्यादातर लिखते हैं? कैथोड पे तो रिडक्शन हो ही रही है। अब यहाँ पर एज पर लॉजिक के हिसाब से एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या जो हम डील करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल में डील करते हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डील नहीं करते, हम रिडक्शन पोटेंशियल में डील करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ई ऑक्सीडेशन एनोड, मैं क्या करता हूँ? मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो ई ऑक्सीडेशन
किसके इक्वल होगा? माइनस ई रिडक्शन के। ये बात समझ में आती है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ई ऑक्सीडेशन को माइनस ई रिडक्शन, नेगेटिव साइन के फर्क होता है। जैसे पीछे हमने ये किया था, अगर A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू ए, ई नॉट रिडक्शन 2.5 है, तो इसके लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा? माइनस 2.5। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये ई नॉट ऑक्सीडेशन आ गया, ये इसका माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन, तो यहाँ पर माइनस ई रिडक्शन लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ई नॉट सेल क्या हो गया? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये दोनों जो ई नॉट्स हैं, ये दोनों आपके क्या हैं? रिडक्शन। दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। कंफ्यूजिंग क्या है? बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये तो यहाँ पर आपने दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए, पर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लेनी चाहिए। लीनी ऑक्सीडेशन ही चाहिए, और ली भी थी, बट मैंने आपको बताया कि हम डील करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जगह मैंने उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया। फर्क क्या किया? माइनस साइन डाल दिया। कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट सेल के आ गया है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये दोनों आपके रिडक्शन पोटेंशियल है। चाहे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, पर मैंने उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। यहाँ पर ई नॉट कैथोड भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और ई नॉट एनोड भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। ओके, सो माइनस आ जाएगा बीच में। तो ये आपका होता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का तरीका क्या है? ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है? कैथोड होता है आपका राइट पे, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। दिस इज सेकंड फार्मूला। ये समझ में आता है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हेलो? No, sir. ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, जैसे सपोज करो, ये पहले इसको डील करते हैं। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड है। तो देखो, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कहते हैं, इसको भी समझो जरा। जैसे सपोज करो मैं ई नॉट रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट का तरीका क्या होता है? ई नॉट Cu2 पॉजिटिव, एक हल्की सी लाइन लगा दी Cu। अब यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? जो Cu2 पॉजिटिव है Cu में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव गोइंग इनटू Cu। इसकी वैल्यू क्या है? प्लस 0.34 वोल्ट। अगर मैंने ये साइन कन्वेंशन ऐसे लिखी है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा होता, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट Cu गोइंग इंटू Cu2 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इसकी प्लस 0.34 थी, तो इसकी माइनस 0.34 वोल्ट। सिमिलरली ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट, जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो दैट इज प्लस 0.76 वोल्ट। और ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव गोइंग इनटू Zn सॉलिड, तो माइनस 0.76 वोल्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ इसका मैं वो फाइंड आउट करूँ कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो उसका तरीका क्या होगा? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और इस चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों जो होने चाहिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स होने चाहिए। दीज आर शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल्स। चाहे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, पर मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, क्योंकि मैंने माइनस साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ई नॉट कैथोड क्या होगा? ई नॉट कैथोड कौन सा इसमें मानना है हमने? Cu2 पॉजिटिव का, तो ये चीज होगी, तो दैट इज
प्लस 0.34 माइनस, उसके बाद में ई नॉट एनोड का रिडक्शन, ये क्या है, दिस इज Zn टू पॉजिटिव गोइंग टू Zn माइनस 0.76, तो इट कम्स आउट टू बी प्लस 0.34 प्लस 0.76, तो इट कम्स आउट टू बी 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि दोनों मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ही लिए। ई नोट का तो मैंने ई नोट नोट माइनस 0.34 माइनस 0.76, दैट इज 1.10। ये समझ में आती है चीज? हमने हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लेने हैं। दिस इज ओके? Yes, sir. अब यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल्स को मेजर करना है, लॉस डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई नॉट रेडिएशन, दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पीछे मैंने बता दिया था 1 मोलर कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू m, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया, ई नॉट Mn पॉजिटिव गोइंग इनटू m, जो भी वैल्यू है किसी भी मेटल के लिए। अब यहाँ पर एक इशू क्रिएट होता है, वो इशू क्या है, उस इशू को एड्रेस करने के लिए मैं एक डायग्राम पे वापस जाता हूँ। दिस इज द डायग्राम। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पर दिस इज द मेटल सरफेस और यहाँ पे आपका आयन है, दिस इज द सॉरी लिक्विड। इसके जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है। क्या मैं यहाँ पर एक बीच में बल्ब लगाऊंगा तो वो बल्ब जल उठेगा? क्या मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को यूटिलाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अगर इसको यूज करना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉपर से एक वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैं सेल्स को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जिंक रॉड लिया Zn4, यहाँ पर निकल ले सकता हूँ, NaCl4 सोल्यूशन ले सकता हूँ, गोल्ड ले सकता हूँ, गोल्ड सोल्यूशन ले सकता हूँ। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके मैं सेल पोटेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर मुझे जितने भी सेल पोटेंशियल्स मिलेंगे वो मुझे सेल्स के मिलेंगे। कहने का भाव क्या है, यहाँ पर जिंक रॉड और कॉपर रॉड, मतलब इन दोनों के बीच में मैंने सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया। एक दूसरी कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ, जिंक के लिए आयरन के लिए, जिंक के लिए गोल्ड के लिए, जिंक के लिए उसके लिए निकल के लिए। बट मैं कभी भी जो जिंक का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर पीछे तो माइनस 0.76 लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था पर वो कैसे फाइंड आउट किया? इस तरीके से तो मैं फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। जो ये वाली वैल्यूज मैंने ली थी ना, दिस वन 1.1, ये वैल्यू ये प्रैक्टिकली आई थी। जो सबसे पहले मेजर किया गया था ये प्रैक्टिकली था, पर इन वैल्यूज को कैसे मेजर किया गया ये अभी तक पता नहीं चला कि ये 0.34 वोल्ट या माइनस 0.76 वोल्ट है, ये मैंने किस तरीके से पता की है ये अभी तक पता नहीं चला। तो उसके लिए एक तरीका होता है, उसके लिए बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल्स हैं, जैसे जिंक का Zn2 पॉजिटिव या कॉपर का Cu2 पॉजिटिव के साथ में, जो उनके इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं शी या NHE। बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, ठीक है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ मेटल्स ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ये कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हम शी को समझते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसमें एक बीकर होता है, दिस इज द बीकर, और बीकर के अंदर एक ये ग्लास ट्यूब होती है, ओके, और यहाँ पे 1 मोलर HCl जो सोल्यूशन है दैट इज फिल्ड। अब यहाँ पर एक प्लेटिनम वायर होती है, दिस इज अ प्लेटिनम वायर, ये एक प्लेटिनम
वायर है, और एंड में ये प्लेटिनम फॉयल है, दिस इज द प्लेटिनम फॉयल, जिसपे के प्लेटिनम ब्लैक जो है दैट इज कोटेड, ठीक है, वेरी फाइन प्लेटिनम ब्लैक इज कोटेड। मतलब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि प्लेटिनम फॉयल पे ही प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई है। वो कोटिंग करने का पर्पस है, पर्पस ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एड्सॉर्प्शन है वो इजीली हो जाए। 1 मोलर HCl ले लिया, और यहाँ पर मैंने H2 गैस को 1 एटमॉस प्रेशर पे बबल किया, ठीक है। किसी केस में बबल करूंगा, किसी केस में यहाँ से बबल होती हुई बाहर निकलेगी, और ये वायर है, कनेक्टिंग वायर है जो प्लेटिनम की है। अब व्हाट इज द पर्पस, इस सब यूज करने का पर्पस क्या है? यहाँ पर एक जो बेसिक पर्पस है वो ये है, यहाँ पर एक अजम्पशन है। व्हाट इज द अजम्पशन? कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इज अज्यूम टू बी जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू हाफ H2 गैसियस, ये रिएक्शन, या H2 gaseous, half H2 gaseous is going into H positive plus electron, इन दोनों के लिए जैसे E नॉट H2 going into H positive, this is value जीरो, और दूसरी थिंग E नॉट H positive going into H2 that is जीरो, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज द जीरो बाय कन्वेंशन। इसको हमने जीरो सपोज कर लिया, ओके। अगर हमने इसको जीरो सपोज कर लिया तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया। इजी क्या हो गया? अब मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मेटल ले लूंगा विद इट सॉल्व सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका मुझको वो पता करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मुझको पता करना है, और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया शी के साथ में। यहाँ पर मैंने शी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। अब सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर H पॉजिटिव है, क्योंकि 1 मोलर मैंने H पॉजिटिव लिया हुआ है, तो जो H पॉजिटिव है इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू हाफ H2 गैसेस, और ये गैस यहाँ से बबल आउट होगी 1 बार पे बाहर को, ओके। तो दिस विल बी द कंप्लीट थिंग। अब यहाँ पर हुआ क्या? दिस इज एक्टिंग एज द एनोड एंड इट इज एक्टिंग एज द कैथोड। अब यहाँ पर मैं ई नॉट सेल लिखूंगा। अब ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल वैल्यू की मैंने प्रैक्टिकली देख ली, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू जो भी आ जाएगी, सपोज कर लो 0.4 आ गई, सपोज कर लो, ठीक है, 0.5 आ गई। अब ई नॉट कैथोड क्या होगा? ई नॉट कैथोड इज ई नॉट H positive going into H2 minus E naught Mn positive going into M, ठीक है। अब इसकी E नॉट H पॉजिटिव इंटू गोइंग इंटू H2, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ 0.5। अब ये वैल्यू तो आपकी जीरो होगी, क्योंकि बाय कन्वेंशन इसको मैंने जीरो माना है, ठीक है। H पॉजिटिव गोइंग इनटू H2 दैट इज जीरो, जीरो माइनस E नॉट Mn पॉजिटिव Mn, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी E Mn पॉजिटिव गोइंग इनटू M दैट इज माइनस 0.5। तो यानी कि मैंने इंडिविजुअल सेल का जो आपका जो हाफ सेल है, इसका मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लिया बाय कनेक्टिंग विद SHG, ओके। यहाँ पे एज ये एनोड काम कर रहा है, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.5। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हाफ सेल्स को लगाया शी के साथ में, और मैंने उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल मेजर कर ली। जैसे कि एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि सपोज कर लो ये मैंने जिंक का पता करना है, ठीक है। तो मैंने जिंक को ZnSO सॉल्यूशन में डाल लिया, यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब इन दिस केस क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फ्लो फ्रॉम द जिंक टू SHG शी,
Therefore जिंक इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज नोड एंड SHE एक्ट्स एज नोड। द सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर में जा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। जो H पॉजिटिव 1 मोलर है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे निकल रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए। सेल पोटेंशियल कितना है? 0.76। तो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट एच पॉजिटिव गोइंग इनटू H2 माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव गोइंग इनटू Zn। तो 0.76 इज इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव गोइंग इनटू Zn। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 0.76 वोल्टेज। अब यहाँ पर ये तो तब आ गया कि जब आपका जो जिंक है इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। बट सपोज करो एक ऐसा मेटल है जैसे कॉपर है, जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू H2। तो अगर मैं कॉपर को एज ए एनोड बनाने की कोशिश करूंगा कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं कॉपर को एनोड बनाने की कोशिश करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर को मुझे कैथोड बनाना पड़ेगा। तो कॉपर एज ए कैथोड बना और जो H2 है वो एज ए एनोड बना। अब इन दिस केस क्या होगा? जो हाइड्रोजन हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू कॉपर, देयरफॉर ऑक्सीडेशन अकर्स एट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन अकर्स एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर आपकी रिडक्शन होगी। तो जब यहाँ पर ये एज ए एनोड काम किया तो जो H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर पे बबल कर रहे हैं हम, इसके अंदर डाल रहे हैं, तो अंदर जाके ये किसमें कन्वर्ट होगी? H पॉजिटिव में, क्योंकि जो H2 है इट विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ये 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी। H पॉजिटिव तो सोल्यूशन के अंदर आ गए और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर पे आएंगे। कॉपर पे क्या होगा? जो Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे आपकी रिडक्शन होगी। तो सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज कर रहा हूँ। H2 एट 1 एटमॉस्फेयर इज गोइंग इनटू H पॉजिटिव एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। देन Cu2 पॉजिटिव 1 मोलर इज गोइंग इनटू Cu। तो सेल को मैंने प्रैक्टिकली मेजर किया है तो कितना वोल्टेज आया? 0.3। नाउ ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव गोइंग इनटू Cu माइनस ई नॉट H पॉजिटिव गोइंग इनटू H2। तो 0.34 ये तो मैंने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 0 बाय कन्वेंशन। तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu गोइंग दैट इज 0.34। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या आ गया? 0.34 वोल्ट। अब ऐसा इस शी का यूज करते हुए मैंने बहुत ज्यादा मेटल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए, मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में। तो मैंने सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर ली। जब मैंने सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लिए तो उसके बेसिस पे मैंने एक सीरीज को बनाया। दैट सीरीज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने सभी मेटल्स को नॉन मेटल्स को शी के साथ कनेक्ट कर लिया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिडक्शन पोटेंशियल मैंने एक सीरीज को बनाया। दैट सीरीज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सीरीज मैंने पूरी पूरी तो नहीं बनाई हुई, पर यहाँ पे काफी कुछ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस सीरीज के बीच में क्या आता है? 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू H2। इसका मैंने 0 वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिया है बाय कन्वेंशन। अब इसके ऊपर वालों का पॉजिटिव है और नीचे वालों का नेगेटिव है, ओके। और ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिए हुए हैं। तो जिनका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो सबसे ऊपर है। जैसे फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 2.81 वोल्ट है, सबसे ऊपर है। और लिथियम का सबसे कम है, तो ये -3.05 वाला सबसे नीचे है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के काफी यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस हैं? जैसे फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो फ्लोरीन है, ओके, जो F नेगेटिव है, ये F2+2 इलेक्ट्रॉन में जा नहीं सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो यहाँ पर -2.81 वोल्ट होगा। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आई? F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट F नेगेटिव इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि ये वापस जा ही नहीं सकता, -2.81 वोल्ट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कोई कैपेसिटी नहीं है। सिमिलरली जो Li पॉजिटिव है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके आपका Li पॉजिटिव में जा ही नहीं सकता, -0.05 है। बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैकवर्ड एक्शन लिखता हूँ तो जो Li है, जब वो Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में जा रहा है तो यहाँ पे +3.05 वोल्ट, ठीक है, तो इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ऊपर जाते हुए पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इंक्रीज करती है, और नीचे जाते हुए पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वो आपकी इंक्रीज करती है। Li is the strongest reducing agent, whereas F2 is the strongest oxidizing agent. F negative is the weakest reducing agent, whereas Lf positive is the weakest oxidizing agent. ये कंपैरिजन समझ में आता है? दिस इज द वेरी वेरी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो यूज है, ये मैक्सिमम इसी केस में आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये समझ में आती है चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस। ओके, ठीक है। एक इसकी समरी है, एलिमेंट्स एट हायर पोजीशन इन द ईएमएफ सीरीज हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। जो सबसे ऊपर होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। दे कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन टॉप पे है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो लोअर पोजीशन में है उनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है और हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर किसी का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, यानी कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम बीइंग एट द बॉटम एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक दो क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, in the electrochemical cell the electric circuit is completed by salt bridge, electrode, solution, solute. What is the answer, Guransh? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कौन सी चीज कंप्लीट करती है? इलेक्ट्रोड कंप्लीट करता है, सॉल्यूशन करता है, सोल्यूट करता है, या सॉल्ट ब्रिज? हेलो, आप बताइए गुरपन। सर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। ओके, सेकंड, कन्वेंशनली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर्स टू। इलेक्ट्रो पोटेंशियल को रेफर हम क्या करते हैं? ठीक है, कन्वेंशनली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ ई नॉट, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नॉट? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, या चार्ज पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ? व्हाट इज द आंसर, गुरांश? अगर मैं सिर्फ सर मैंने रिडक्शन। रिडक्शन, वेरी गुड, रिडक्शन पोटेंशियल। थर्ड, species with higher oxidation potential always written in an equation on the। सोच के बताओ, ऐसी स्पीशीज है जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो एनोड बनेगी या कैथोड बनेगी? देखो ये नोवेयर तो कुछ भी नहीं है, मिडल में सॉल्ट ब्रिज होता है, तो आपके पास ये दो ऑप्शन ही है। एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, एक का कम है, तो उसको एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे? उसी में आपका आंसर है, बताइए। सर लेफ्ट। लेफ्ट, वेरी गुड। जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली है वो एनोड ही बनाएंगे, क्योंकि जिसने ऑक्सीडेशन होनी है उसको मैं कैथोड तो बना नहीं सकता। चलो, ये क्वेश्चन है आपके पास में दिया हुआ है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू Ag सॉलिड,
E naught is the 0.80 volt, and Fe2 positive plus 2 electron going into Fe solid minus 0.44 volt. What is the EMF of this reaction? करिए. अब इसमें दो इक्वेशंस हैं, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू Ag सॉलिड E नॉट पॉजिटिव प्लस 0.80, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू Fe सॉलिड E नॉट 0. अब यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस हैं. तो यानी कि आपको एक तरीके से इसने दिया क्या हुआ है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो आपका थोड़ा काम तो इसने वैसे ही आसान किया हुआ है. अब फिर इसने रिएक्शंस को प्लस कर दिया है, दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दिया. तो Fe solid plus 2 Ag positive aqueous going into Fe2 positive aqueous plus 2 Ag solid. Now अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, चलो वैसे वो आगे भी आनी है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. यहाँ पे कई लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1.60 बना देते हैं, विच इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. जो अगर आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो ई नॉट है वो ट्वाइस नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा. स्टाइकोमेट्री पे आपका ई नॉट डिपेंड नहीं करता रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो इमटेरियल है. बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag सॉलिड. ठीक है, ओके. तो वो इमटेरियल है, 2 से मल्टीप्लाई को 3 से ई नॉट ने चेंज नहीं होना. अब मैं नीचे वाली इक्वेशन पे आता हूँ. Fe solid plus 2 Ag positive aqueous going into Fe2 positive aqueous plus 2 Ag solid. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर इस रिएक्शन को देखते हैं तो Fe आपका Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो यानी कि Fe यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है, और 2 Ag पॉजिटिव Ag सॉलिड में जा रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड का काम कर रहा है. यानी ये भी समझ में आ गया कि दिस रिएक्शन ये आपकी जो है कैथोडिक रिएक्शन है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन है, और ये एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन है. अब आपने सीधा क्या लगाना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है. दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है. तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन प्लस 0.80 माइनस ई नॉट एनोड कितना है, माइनस 0.44. तो दिस इज प्लस 0.80. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 1.24. ठीक है, ये बात समझ में आती है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे पोटेंशियल, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल पे. ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती. जैसे डेंसिटी है, आप चाहे 1000 लीटर वाटर ले लो, चाहे 1 लीटर वाटर ले लो, चाहे आधा लीटर वाटर ले लो, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही रहेगी. ठीक है, तो वो उस पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करेगा मास पे, ठीक है, या क्वांटिटी पे. तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी स्टाइकोमेट्री है, उस पर डिपेंड नहीं करती है. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ये क्लियर है आपको? दूसरी चीज आप लोगों जो आपने किया था गुरपंत, आपने इस इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड वगैरह किया, वो करने को वो भी कर सकते हो. कि अगर बेसिकली आप ये देखना चाहते हो कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कौन सी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हो. अगर आप ऐड करके इसको रिवर्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंफर्टेबिलिटी किस में है. पर मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे एनोड और कैथोड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
और सीधा फार्मूला लगाया ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों रशियन पोटेंशियल लेने हैं आपने और ई नेट सेल को आपने निकाल देना। तो ऐसे न्यूमरस क्वेश्चन होते हैं, आगे करेंगे इस पे, ठीक है। ये चीज होगी आपकी। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स एक्स वाई एंड जेड आर दिस द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स आर व्हाट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है थ्री मेटल्स के। दिस रिड्यूसिंग पावर किसकी क्या होगी बताइए। बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर सीधा आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। अब इसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बात की है, ये कहीं मेंशन नहीं किया कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, पर मैंने आपको बताया है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बात कर रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। यानी कि ये आपको ये कह रहा है कि एक्स पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू एक्स, वाई प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू वाई and z positive plus electron going into z। ये वैल्यू कितनी दी है इसने, -1.2, दिस इज 0.5 और दिस इज -3.0। ये सारे के सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं इसके रिड्यूसिंग पावर जानना चाहता हूं तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो उल्टा हो जाएगा, x गोइंग इनटू x पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज +1.2, y गोइंग इनटू y पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज -0.5 और z गोइंग इनटू इलेक्ट्रॉन प्लस z पॉजिटिव दैट इज +3.0। तो सबसे ज्यादा z की, फिर सेकंड नंबर पे x की, फिर एंड में y की। तो b वुड बी द आंसर। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसकी ना मैं असाइनमेंट अभी आपको सेंड करता हूँ, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटर है, ठीक। और इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, पर इसको रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि जो आगे वाली डिस्कशन है वो इस पर डिपेंड करेगी, ओके।